हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आर्टिकल का सेट नंबर 6, जिसमें हम सब देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक। ये मेनली राष्ट्रपति से रिलेटेड इसमें आर्टिकल आज हम सब पढ़ने वाले हैं। हम सब भाग 4 तक हम सब पढ़ चुके हैं। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक हम सब कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सब भाग 5 पढ़ेंगे और मेनली राष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जहां पे वन लाइनर के बारे में होगा वहां मैं वन लाइनर के ऊपर चर्चा कर दूंगा। जहां पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे डिटेल की आवश्यकता है तो वहां पे आपको डिटेल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस आर्टिकल का मतलब वन लाइनर नहीं पढ़ाना है। आर्टिकल पढ़ाने का मकसद यह है कि आपको पूरा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। आइए पहले समझते हैं कार्यपालिका होता क्या है। देखिए, संसद भवन में विधि का निर्माण किया जाता है, इसलिए उसको विधायिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। जिसमें संसद भवन में जितने भी नेता बैठते हैं वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? जब कानून तैयार करता है संसद भवन तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है, यानी हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी बिल जो है वो कानून के रूप में बदल जाता है। तो कार्य कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति कार्य करवाता है। तो राष्ट्रपति इसलिए कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधायिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल हैं। मतलब इन सभी के द्वारा ही कार्य का निर्माण किया जाता है जो कि राष्ट्र के विकास के हित में होता है। अब यहां से हम सब आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो अनुच्छेद 52 से 78 तक है संघ की कार्यपालिका, लेकिन आज हम सब 61 तक जानेंगे और राष्ट्रपति के महाभियोग तक पढ़ेंगे और ये भी लास्ट में जानेंगे कि महाभियोग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 क्या है? तो अनुच्छेद 52 सिंपल बात बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें मैं डिटेल पे चर्चा क्यों करूं। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक बात मैं कहना भूल गया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेंगे आप सब। ठीक है, अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए, अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आर्टिकल 54 करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होंगे? देखिए, हम सब तो राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए कौन वोट करता है तो वो हम सब जानते हैं इस वाले सेक्शन में। तो पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये वोट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। दूसरा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जितने भी राज्य के विधानसभा में जितने भी सीट है, जैसे बिहार में 243 है तो बिहार के निर्वाचित सदस्य सारे करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट। तीसरा पॉइंट है 70वें संविधान संशोधन में 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यानी संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जितने भी राज्य हैं उन विधानसभाओं में जितने भी सदस्य हैं जो चुनकर आते हैं, जो जीत कर आते हैं, उनके द्वारा वोट किया जाता है। इसके अलावा 70वें संविधान संशोधन 1992 में केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी वोट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान कर दिया गया। तो ये 3 पॉइंट जो आप समझे, ये इलेक्शन में मेनली भाग करते हैं राष्ट्रपति में, और जो भी जीतता है वो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 55 हम सब देखते हैं। आर्टिकल 55 क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है, साथ ही राज्यों तथा संघ के बीच भी समानता होती है। ठीक है, तो अब मत कैसे निर्धारित करेंगे, यानी किस प्रकार से वोट का गणना किया जाएगा, वो विधि जो है वो आर्टिकल 55 कहता है। तो जब मैं राष्ट्रपति फिर से पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, ये तो अभी आर्टिकल का वीडियो चल रहा है, उसमें मैं आपको अच्छे ढंग से और समझा दूंगा कि कैसे आप किस विधि से जो है आर्टिकल 55 का यूज करके राष्ट्रपति में जो भी चुनाव होता है, जितने भी वोट पड़ते हैं, उसकी गणना की जाती है। तो मत कैसे निर्धारित होता है? तो एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य क्या होगा? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य और गुना 1000। यानी राज्य का कुल जनसंख्या कितना होता है? जैसे बिहार का मान लेते हैं, है कितना
11 करोड़ के आसपास है, तो 11 करोड़ मान लेते हैं। राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं, तो बिहार में मान लेते हैं 243 सीट है, तो 243 सीट हो गया। बात समझ में आ रहा है। और 1000 है तो 243 गुना 1000 जितना भी आ जाएगा 2,43,000 आएगा, और उसको भाग कर देंगे किसमें से, 2,43,000 से भाग करेंगे आप 11 लाख में, जो भी आएगा वो एक निर्वाचित विधायक के मत के मूल्य के बराबर है। इसके अलावा एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाएगा, उसके बाद एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, ऐसे करके सभी राज्य का विधायक का कुल मूल्य निकाल लिया जाता है, जैसे कि हम सब एक राज्य का निकाल लिए। उसके बाद संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या में डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत मूल्य। ठीक है, तो ये कुछ विधि था, इसके बारे में हम सब डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। वर्तमान में आप ये याद रख लीजिए कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का जो वोट देने के बाद गणना होता है, तो गणना जो किया जाता है, मतलब कैलकुलेट जो किया जाता है कितना वोट हुआ, और उस विधि को अनुच्छेद 55 में दर्शाया गया है। ठीक है, अभी इसको याद रखें, जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो वापस से आपको गणितीय माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अनुच्छेद 56 क्या है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 56(1) क्या कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक होता है, यानी कोई भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 51(1) को क्या कहता है, कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, यानी 5 साल नहीं पूरा हो, अगर उसको त्यागपत्र देना है उनको, तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का भी सेम होगा शपथ ग्रहण जैसे कि राष्ट्रपति का होता है। अभी आगे हम सब जानेंगे भी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 57 के बारे में हम सब जानते हैं। तो अनुच्छेद 57 क्या है, एक व्यक्ति जितना बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, जैसे कि बराक ओबामा बने थे। यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी अगर चाहें तो अगले 5 टर्म में भी राष्ट्रपति बने रह सकती है अगर वो जीतती है तो। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 यही बोलता है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, संविधान में इस पर कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 58 क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, मतलब कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ये शर्त पूरा करना होगा। अगर मैं खड़ा होना चाहूंगा प्रेसिडेंट में तो मुझे ये 4 शर्त पूरा करना होगा। क्या क्या शर्त है, पहला वह भारत का नागरिक हो, आप सबको पता होगा मैं नागरिकता पढ़ाया था, आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक था नागरिकता के बारे में, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, जो कि मैं नहीं कर पाया हूं, तो मैं तो नहीं खड़ा हो सकता हूं अभी। तीसरा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, अगर वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य है तो फिर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। चौथा है वह संघ या राज्य में से किसी भी लाभ पद पर ना हो, मतलब उनका कोई सरकारी जॉब ना हो, वो किसी लाभ पद पर ना हो, तो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, मतलब उस वाले सेक्टर से, तब जाकर के वो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 4 बात, क्या क्या, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, और वह संघ या राज्य में से किसी भी लाभ पद पर ना हो, तब ये राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल होंगे चुनाव के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 59। राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 59 क्या है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्त है, समझते हैं इस शर्त को। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उसे सदन में त्यागपत्र देना होगा। यानी कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि लोकसभा में है और वो प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है, मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा होगा, तो उसे पहले लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के वो इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करता है, ये हम सब आर्टिकल 58 में भी हम सब देखे। तीसरा, उसे बिना किराए दिए शासकीय निवास आवंटित होंगे, यानी राष्ट्रपति को जो हाउस मिलेगा उसमें उनको किराया नहीं देना पड़ेगा। चौथा, उनकी उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं, यानी जब तक वो काम करेंगे 5 साल तक टर्म रहेगा उनका, तो उनका अलाउंस जो है, उनको जो सैलरी मिलेगी उसे कम नहीं किया जा सकता है, उनकी उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता है। तो मेनली राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त होना चाहिए अनुच्छेद 59 में यही बताया गया है। बढ़ते हैं अनुच्छेद 60 की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 60। तो अनुच्छेद 60 क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, यानी राष्ट्रपति जो शपथ लेगा, तो अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के
जो चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलाते हैं शपथ। दूसरी बात, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मान लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश अभी नहीं है, तो उस न्यायालय का यानी उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उनके द्वारा राष्ट्रपति पद को राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 60 करता है। तो अनुच्छेद 60 में मेनली राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाएगा। यही व्याख्या किया गया है। चलिए आज के वीडियो का आखिरी आर्टिकल हम सब देखते हैं। अनुच्छेद 61 क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है, अभी हम सब लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों किया जाता है? राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जाता है और इस पद से हटाया जाता है। यानी राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल यानी 5 साल पूरा होने से पूर्व ही संसद द्वारा जो हटाने की प्रक्रिया है उसी को महाभियोग बोलते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज में मैं आपको बता दिया। तो महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में। इस आरोप पर सदन का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। महाभियोग चलाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। ठीक है, मतलब 14 दिन तक बताया जाता है कि आप अपने मन से अगर आप त्यागपत्र देना चाहें तो दे दें, नहीं तो फिर महाभियोग होगा और महाभियोग में फिर आपको वैसे भी हटना पड़ेगा अगर 2/3 लोग बहुमत पारित कर दिया, जो कि अभी आगे हम सब देख ही लेंगे। तो महाभियोग में यही चीज होता है कि राष्ट्रपति को अपने पद पूरा होने से, मतलब अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हटा देना, इसी को बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा, तो महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जिससे इन आरोपों का जांच होगा कि यहाँ पे संविधान का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दूसरा सदन भी इस आरोप को सही बता देगा तो फिर महाभियोग प्रस्ताव हो जाएगा और 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। यानी मान लेते हैं कि लोकसभा में दिक्कत हुआ राष्ट्रपति का अगेंस्ट, तो वहां पे 2/3 बहुमत से पारित हो गया। ठीक है, फिर महाभियोग का प्रस्ताव को जो है राज्यसभा में भेजा गया, वो भी आरोप का जांच किया और सही पाया गया कि यहाँ पे संविधान का हनन राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है, तो फिर वहां पे भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया। तब जाकर के राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके बाद हटना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक देखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की वीडियो में। आर्टिकल का वीडियो होगा 7 नेक्स्ट। ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।